गीत रिकॉर्डिंग में आप लोग मुझे जो है ग्रुप में मैसेज कर देना कि सर तर आज मेरी जो है रिकॉर्डिंग में स्लो आ रही है। तो थोड़ा सा समय को लेकर आप लोग यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को टाइमिंग को लेकर बातचीत कर रहा हूँ। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों से जो समय की बात कर रहा हूँ वो DSSB की बात कर रहा हूँ, जो बेसिकली सोशल वेलफेयर ऑफिसर आधारित है ये क्लास। आप सभी को मैं बता दूं, इसका अभी एग्ज़ाम का कोई भी नोटिफिकेशन बेसिकली रिप्रेजेंट नहीं किया गया है और ना ही कोई नोटिफिकेशन अभी तक आया है एग्ज़ाम को लेकर। इसलिए आप सभी लोग निश्चिंत रहें। मुझे जहाँ तक उम्मीद है दीपावली जो है, या आप मान के चलिए कि अगस्त के बाद ही होगा जो भी अगर होना है। मेरा जहाँ तक अनुभव बता रहा है कि DSSB का जुलाई भर के महीने में पूरा का पूरा शेड्यूल बेस्ट है ना, बिजी है DSSB का, अदर एग्ज़ाम भी और हैं, ठीक है। तो इसलिए जुलाई के माह में तो नहीं है, ठीक है। अगस्त में अगर मिड आ गया तो मिड तक में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि सितंबर में होगा या अक्टूबर में होगा, जब भी आप लोगों को एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा। सिलेबस बेसिकली मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि DSSB में आपको क्रिमिनोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, क्रिमिनोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, इसका सिलेबस मैं आप लोगों की कल मॉर्निंग में सुबह आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि क्रिमिनोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है। पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, ये मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ कल की क्लास में। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसमें क्रिमिनोलॉजी में 10 घंटे, यानी मान के चलिए 10 से 15, मान लीजिए मैक्सिमम 15, इतनी क्लासेस अगर आप कर ले रहे हैं कि 10 से 15 घंटा अगर आप पढ़ रहे हैं क्रिमिनोलॉजी के बारे में, तो काफ़ी है, एनफ है, बहुत है। बाकी तो आप लोग अगर प्रीवियस ईयर का DSSB सोशल वेलफेयर ऑफिसर का पेपर उठा के देखेंगे तो प्राथमिकता ज़्यादातर क्वेश्चन के सोशोलॉजी और सोशल वर्क पर दी गई है। किसी बच्चे ने, मतलब कई बच्चों ने RTI लगाया, तो RTI के आधार पर DSSB आयोग ने क्या किया कि सेमेस्टर एक प्रकार से प्रोग्राम क्रिमिनोलॉजी के जो बच्चे MA क्रिमिनोलॉजी करते हैं उसका इन्होंने सिलेबस उठाकर यहाँ पर रख दिया है ना। उन्होंने कोई भी सोच विचार नहीं किया, इनमें उन्होंने कोई भी चीज़ ये नहीं कहा कौन सा एलिमेंट करना चाहिए, यानी किसको हटाना चाहिए, किस पॉइंट को हमें अंदर रखना चाहिए, जरा सा भी नहीं किया। कॉपी और पेस्ट का काम किया है क्रिमिनोलॉजी के सिलेबस में, है ना। तो इस पर मैं कल डिस्कस करूंगा आप लोगों को मॉर्निंग क्लास में क्या क्या आपको पढ़ना होगा। और सोशल वर्क और सोशोलॉजी की क्लासेस आप लोगों की बैक टू बैक, जिससे जिस तरीके से मैं MPPSC क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ सोशोलॉजी में, तो आपको लिंक दे देता हूँ। इस तरीके से जो भी क्लासेस आपको लगे, मुझे लगेगा कि मुझे आपको देना चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वहाँ पर उन चीज़ों को लेकर, है ना। तो आप निश्चिंत रहें। बाकी सोशल वर्क की भी क्लासेस आप लोगों को जहाँ तक उम्मीद है आपको मिली हुई है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूँ MPPSC और MP सेट का, पहले मैं MPPSC की बात करना चाहूँगा। MPPSC का 4 अगस्त को एग्ज़ाम है, ठीक है, 4 अगस्त को एग्ज़ाम है और इसी जुलाई के माह में ही आप लोगों का सिलेबस कवर हो जाएगा। यूनिट नंबर 9 चल रहा है, इसका शेड्यूल दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच में रखा गया है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है अभी तक। अगर जैसा भी कुछ होगा तो वो आपकी कल की क्लासेस में ही मैं आपको बता पाऊंगा कि परिवर्तित होगा या नहीं होगा MPPSC का शेड्यूल में। लेकिन अभी तक MPPSC का कोई शेड्यूल में परिवर्तन नहीं है, वही है। यूनिट नंबर 9 चल रहा है आप लोगों का। क्रिमिनोलॉजी को भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद यूनिट नंबर 9 फिनिश होने के बाद मैं आपका सोशोलॉजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लूँगा, ताकि आप लोग उस चीज़ को जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं किताबों से, उनके अवधारणाओं से, और कहाँ कहाँ पर मेन तथ्यों पर बातचीत हो रही है। हालांकि मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोशोलॉजी को कवर करा रखा है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो मैंने उन लोगों को टेलीग्राम पर लिंक प्रोवाइड करा दिया है प्लेलिस्ट का MPPSC सोशोलॉजी को, वो आप वहाँ पर जाकर देख भी सकते हैं, या तो आप चैनल पर भी विजिट कर लिया करो। चैनल पर जब विजिट करेंगे तो आपको आसानी से वो चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं MP सेट की। MP सेट देखिए 4 तारीख के बाद तो जाहिर सी बात है टोटली जो फोकस होगा वो MP सेट पर ही फोकस होगा। इसका एग्ज़ाम 15 अगस्त को है, सॉरी 15 दिसंबर को है। एग्ज़ाम कब है? 15 दिसंबर को है MP सेट का।
जिन बच्चों ने अभी भी, मैंने हाल ही में आप लोगों को सिलेबस दिखाया भी था और नोटिफिकेशन को लेकर, एक पंकज सोनी का जो बेसिकली आरटीआई लगा था, उन्होंने कहा, उनके पास जो है मैसेज आया आयोग की तरफ से, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, और कहा गया कि जो बच्चे समाज शास्त्र और समाज कार्य से पीजी कर रखे हैं वो अप्लाइड हैं एमपी सेट में, वो अप्लीकेबल हैं, लेकिन वहाँ पे यूजीसी नेट की जो सिलेबस दिए गए हैं समाज शास्त्र को, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो हालांकि थोड़ा सा परिवर्तित है यूजीसी नेट के सिलेबस से, थोड़ा सा परिवर्तित, मैं सिलेबस आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है, मैंने लास्ट टाइम की क्लासेस में आपको बताया भी हूँ। तो उस सिलेबस पर मैं आप लोगों को डिस्कस भी कर रहा, अभी मैंने आप लोगों से हाल ही में दुर्खिम मैक्स बेबर उस सिलेबस के आधार पर ही मैंने बात किया है, ठीक है। अभी बेबर का कॉन्सेप्ट चलने वाला है, आपका हाल ही में चलाऊंगा, और फिर उसके बाद आपका कार्ल मार्क्स का स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका तो शेड्यूल, आप यहाँ एमपी सेट वाले स्टूडेंट निश्चिंत रहें, ये आपका सही समय पर सारी चीज़ समाप्त होगी। परंतु अगर मैं आपके ग्रुप में कोई लिंक दे रहा हूँ तो उस लिंक का आप लोगों को क्लास लेनी चाहिए, वो आप सबके लिए फायदेमंद रहेगा। तत्पश्चात आप सबसे मैं बात करने वाला हूँ दिसंबर यूजीसी नेट। हालांकि 18 जून को पेपर हुआ और ये पेपर हो गया कैंसिल। तो जो बच्चे 18 जून से मेरे क्लासेस में जून के लेकर जुड़े हुए थे वो बच्चे निश्चिंत रहें। अब ये क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड जो है करा रहा हूँ प्रैक्टिस को लेकर, और जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि आपको कुछ चीज़ें देनी चाहिए मैं आपको उसको भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। और आप लोगों को मैंने पहले भी अधिनियम को लेकर मैंने बात किया है, योजनाओं को लेकर भी बात किया है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो समाज कार्य के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक के मैंने पूरे सिलेबस आप लोगों के लिए कवर करा चुका हूँ। उसका वीडियो का प्लेलिस्ट भी मैं आपके ग्रुप में, जून के जो ग्रुप बनाया गया है प्लेलिस्ट टेलीग्राम पर, उस पर भी प्रोवाइड करा दिया हूँ। तो आप वहाँ से समय निकालें, पर डे आप 1 से 2 घंटे पढ़ें। बाकी आप लोगों को जब भी क्लासेस मैं प्रोवाइड कराऊंगा दिसंबर को लेकर, तो वहाँ पर भी बीच बीच में अल्टरनेट में आपको क्लासेस भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो प्लीज़ आप ऐसी चीज़ों को जो है ध्यान में रखेंगे। बाकी दिसंबर का लेकर अगर मैं बात करूं तो अभी तक कोई ऐसा नहीं नोटिफिकेशन आया कि दिसंबर का पेपर आगे जाएगा 2025 में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। दिसंबर में ही पेपर होगा, आप सबका सिलेबस बड़ा है इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है कि इसको कंटिन्यू करना पड़ रहा है, अदरवाइज़ मैं इसको स्टे कर देता। लेकिन इसके समय सारणी में कोई परिवर्तित नहीं है, यूजीसी नेट का अस्थाई है ये क्लास का समय शाम 7 से 8, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है और ना ही परिवर्तन भविष्य में होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई लगता है डाउट का किसी चीज़ को लेकर, आप प्लीज़ पूछ लीजिए। मैं आप लोगों को जो है 2 मिनट का समय देता हूँ ताकि आपके मन में जो भी विचार है आप मेरे सामने प्रस्तुत कर सकते। ये क्लास कल से होगी, मतलब आज से? हाँ, क्लास तो आज तो संडे है, इस वजह से मैंने इसको ऑफ कर रखा। अभी आज शाम की क्लास भी ऑफ है, आप लोगों की एक ही क्लास है, लेकिन कल से आप समय पर आपकी अपनी अपनी जो क्लासेस हैं उन सभी समय पर आपकी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। ओके, और सुबह वाली क्लास कैंसिल हो गई सर? एमपीपीएससी 6:30 वाली एमपीपीएससी का क्लास वो परिवर्तित हुआ क्योंकि काफ़ी बच्चे कह रहे थे मेरे से कि भाई सर नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। हाँ सर, वो नहीं हो पा रहा सर, वो तो क्या है इस सुबह वजह उठ से, नहीं पाते हाँ, सर जल्दी। इस वजह से मुझे उसको क्लास को जो है परिवर्तित करना पड़ा है ना, ठीक है। हाँ सर। सर ये जो सर यूजीसी नेट का एग्जाम आ रहा है अभी अगस्त और सितंबर में। हाँ, इसका एग्जाम अगस्त और सितंबर में, जो पेपर कैंसिल हुआ जी सर। हाँ बताएं, ऑनलाइन पेपर होगा इस बार, ऑफलाइन पेपर पेन पेपर पेड पर नहीं होने वाला पेपर, ऑनलाइन पेपर होगा इस बार। आप लोगों का लेकर आपके 4 सितंबर की कोई भी एक डेट निर्धारित की जाएगी। अभी तक कोई ऐसी डेट नहीं आई है, लेकिन परीक्षा से पहले पहले आप लोगों को 28 अगस्त से शुरू है, तो इसका मतलब मान लीजिए 15 अगस्त के या अगस्त के फर्स्ट वीक में आप लोगों को ये भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि कब आपका पेपर है सोशल वर्क का, ठीक है। सर बात कर रहा था उस संदर्भ में कि सर पर आ रहा है, तो सर क्या सर पीडीएफ मिल सकती है हम सारी यूनिट कवर कर सकें, मतलब जिन लोगों का पेपर है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग, सर ये कह रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ जैसे हमारा सर जिन लोगों ने 18 जून को पेपर दिया था
था उनका सितंबर में होने वाला है। तो हाँ सर हमारे पास अभी पीडीएफ, तो अभी हमारी जो क्लास चल रही है अभी सर यूनिट फर्स्ट चल रही है, लेकिन सर तो हम लोगों को वो आपने एग्जाम देना है, दिसंबर तो की क्या सर क्लास पीडीएफ सारी आपने दिसंबर क्लास लिया है। हाँ तो दिसंबर क्लास में जी नहीं, दिसंबर क्लास में थोड़ी ना मिल पाएगा। तो आपको जून में अगर मैं ज्वाइन कर रहा होता तो आपको जून में मिल जाएगा, अगर ज्वाइन तो वहाँ पे मिल जाएगा, दिसंबर वाली क्लास में नहीं मिल पाएगा। मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा जून की क्लास में, तो वहाँ पे मिल पाएगा, है ना। ये आपको वहाँ पे मिलेगा। अभी जून के लिए आपको कोई चीज़ नहीं, आपको केवल दिसंबर के लिए दिसंबर का कंटेंट जाएगी, दिसंबर का ही पूरा नोट्स, पूरा कंटेंट वगैरह सब कुछ दिसंबर के ग्रुप में दिसंबर का ही चलेगा, है ना। सर ओके सर। सर हाँ यूजीसी नेट की क्लास शाम को 7 से 8 होगी। हाँ, अभी तो और वही बता रहा तो था। वो सुबह जो डीएसएसबी वाली आप सुबह क्लास लेंगे उसमें उनके लिए भी है यूजीसी वालों की नहीं क्लास? नहीं नहीं, वो मतलब वो यूजीसी भी? वाली भी देखो, मैंने आपको बताया कि जो अपने अपने निर्धारित आपने जो जो क्लासेस रखी वो आपकी क्लासेस है। आप अदर क्लासेस क्यों आप टच करते हो? अदर क्लासेस में मत पूछा करो ना। अदर क्लासेस डीएसएसबी क्लासेस का अलग टोटली पैटर्न अलग है, क्रिमिनोलॉजी उसमें पूरा एक सिलेबस दे रखा है बट अच्छा खासा क्रिमिनोलॉजी का। नहीं, जो आप कभी कभी ऐड करते हो ना इसमें, कभी इसलिए। कभी ऐड करने का मतलब है जो कहाँ पे कॉमन टॉपिक मिलता है वहां पर ऐड कराता हूँ, वो मैं पहले आपको सूचित कर देता हूँ। ठीक है सर, कल ठीक से है वो मतलब मैं, यूजीसी की 7 से 8 कंटिन्यू। हाँ वो उस क्लास में कोई परिवर्तित नहीं है मैडम। ठीक है, यूजीसी नदी ठीक है, ठीक है। टाइमिंग को लेकर कोई परिवर्तित नहीं, कोई परिवर्तित। ओके सर, थैंक यू जी। सर नेट का सर जो पेपर ज्यादा 7 से हार्ड 8 आने की वो है यूजीसी, क्या? एक एक बच्चे करके बोले। राबिया खान क्या कर रही हो? सर ये कह रहे थे आज जो 7। आप लोगों को क्वेश्चन पर, ठीक है, लेके चले। बताइए एक बार स्पष्टीकरण करिएगा प्लीज आप सभी। यस एक बार सर। सर यूजीसी नेट का सर सिलेबस सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। ओके, यूजीसी नेट का सिलेबस मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके, तो इजीली सभी बच्चों को मिल ही जाता होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। फिलहाल मैं एक बार आप थैंक लोगों यू। को शेयर भी कर दूंगा, निश्चिंत रहें। चलिए तो एक बार स्पष्टीकरण करिएगा आप सभी लोग। क्लास को कंटिन्यू करना स्टार्ट करना चाहूँगा, है ना सर जी। सर टाइम चेंज करने का कोई मेन रीजन है क्या? देखिए मेन रीज़न कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे कहने का आशय ये है कि यूजीसी नेट दिसंबर वाली क्लास को थोड़ा सा मैं लंबा समय देना चाहता हूँ उसमें, है ना। थोड़ी सी क्लासेज उनके दिसंबर वालों के बच्चों के लिए थोड़ी क्लास लेंथी बनाऊँगा, लंबी करूँगा, और उस चीज़ों को लेकर एक दिन में कम से कम 2 या 3 टॉपिक को ले जाना चाहता हूँ, है ना। तो उस वजह से थोड़ा सा डीएसएसबी को इधर लेकर आया मॉर्निंग में। ऐसा कोई ख़ास रीज़न नहीं है ना। बशर्ते जो भी है आपके हितों में सारी चीज़ें सोच समझ के किया हूँ, है ना। ओके सर। चलिए तो मैं शुरुआत करता हूँ क्लास को, और ध्यानपूर्वक आप सभी लोग देखिएगा। जैसा कि आप सबको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यदि आप सिलेबस देखेंगे DSSB का, तो वहाँ पर भी आप सबको क्रिमिनोलॉजी का टोटली बेस्ड है, इस पर मिल जाता है। अपराध को लेकर बेसिकली अगर आप समाज शास्त्र पढ़ रहे हो या आप समाज कार्य कर रहे हो तो उसके संबंध में थोड़ी बहुत तो एग्जाम में प्रश्न आ ही जाता है। यूनिट नंबर 9-10 को अगर आप देखेंगे ना थोड़ा ध्यानपूर्वक, तो आपको मिलेगा अपराध विचलन जैसे शब्दों को पढ़ने को लेकर। यूजीसी नेट की बात मैं कर रहा हूँ। अब यही सवाल को देखते हैं हम लोग। सॉरी, मुझे लेना थोड़ा सा जो है एक कुछ क्वेश्चन रह गया था, इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। यूजीसी नेट का क्रिमिनोलॉजी में जो लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे, एक आध दो प्रश्न इसमें रह गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमिलित नहीं किया गया है, सही तरीके से मेल नहीं खाता है। यह आपके सामने सवाल क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने दिया गया है। जैसे देखिए उपकरण की बात करता हूँ ना, तो लाइकट प्रकार की मापनी, लिंकट इसको बोला जाता है। उपकरण जैसे लिंकट हो गया, थर्स्टन हो गया, ठीक है। ये बिहेवियर मापनी होता है। ये लिंकट, थर्स्टन और गुटमैन 3 प्रकार की मापनी होती है। ये बात आप यहाँ पर इजीली आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये स्टेटमेंट सत्य है, ये टूल्स कहा जाता है इसको। द्विचर विश्लेषण की बात करते हैं अगर हम लोग, तो वो बेसिकली साथ संबंध को रिलेट कराता है। ये भी बात सार्वभौमिक सत्य है, कोरिलेशन को रिलेट करा देता है द्विचर को लेकर। जहाँ 2 चरों के बारे में बातचीत हो रही हो, जहाँ बालक और बालिकाओं का सार्थक स्तर देखने का प्रयास किया जा रहा हो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, चाहे वो शैक्षिक एरिया हो चाहे अन्य कोई एरिया हो, उन संबंध में आप इसको दर्शा सकते हैं, सत्य है। वहीं बात करते हैं बहुचर विश्लेषण को लेकर, यानी मल्टीपल वेरिएबल्स आ गए आपके सामने और वह एक पथ विश्लेषण को रिप्रेजेंट करता है। ये भी बात सत्य है।
लेकिन अगर मैं बात करता हूँ साहचर्य की कोटि को लेकर, ये स्किनर का नाम आता है, और ये किसका नाम आता है? स्किनर का नाम आता है। और स्किनर की भूमिका यहाँ पर सांख्यिकी में होता है, ना कि गणितीय माध्य में होता है। और प्रश्न पूछा था कि कौन सा सम्मिलित नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर आप बता सकते हो आसानी से, डी वाला। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और भी कुछ क्वेश्चनों पर हम लोग विचार विमर्श करने का प्रयास करते हैं। अगेन एक सवाल कहता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमलित है। अब इस बार पूछ लिया कि 3 गलत मिलेंगे और 1 आपको सही मिलेगा। ठीक है, 43 में जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखिए बहुलक का मानक विचलन को लेकर, जो कि टोटली ये गलत चीज़ है। बहुलक बेसिकली मानक विचलन नहीं है, ये आपका गणितीय बेसिकली माध्य, गणितीय सांख्यिकी कह लीजिए, उसके अंतर्गत ये चीज़ें रिप्रेजेंट हो जाता है। उपकरण मैंने अभी आपको बताया, उपकरण ये एनोवा टेस्ट या टीस टेस्ट या काई स्क्वायर, ये टूल्स में नहीं आते हैं, एनोवा वगैरह। ठीक है, ये बेसिकली एक परीक्षण का पार्ट होता है, टेस्टिंग पार्ट होता है। ठीक है, टूल्स तो आपका अभी ऊपर वाले सवाल में आपने देखा था। ठीक है, फर्स्ट बिहेवियर जितनी भी स्किल थी वो टूल्स के पार्ट में आ जाते हैं, है ना, बिहेवियर मेजरमेंट, है ना, मापनी। तो इसलिए देखो गलत यहाँ पर आपको दोनों गलत ऊपर मिल गए हैं। माध्य की बात कर, माध्य देखो काई स्क्वायर बेसिकली क्या होता है, आपको मैंने बताया संभावित जैसे शब्दों को रिप्रेजेंट करता है। काई स्क्वायर एक ऐसा शब्द है, संभावित जैसे शब्दों को रिलेट कराता है। और आप यहाँ पर जैसे आप प्रत्याशा शब्द लिखा होता है, काई स्क्वायर के सामने अगर लिखा भी रहेगा ना, तो आप प्रत्याशा शब्द लिखा रहता है, वो आपका यहाँ पर बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ तो आपका सत्य जाता। तो यहाँ पे पूछा था सही युग्म सुमलित है, और सही अगर मैं बात करता हूँ विश्वसनीयता जो है, ये बीएफ स्किनर की बात अगर हम करते हैं, सॉरी स्पीयरमैन की बात करते हैं, जैसे कोटि इन्होंने बताया है, स्पीयरमैन ने क्या बताया, कोटि के बारे में बताया है। ठीक है, रैंक के बारे में बताया है। तो उसी में ना स्पीयरमैन और ब्राउन की अगर मैं बात करता हूँ, तो सूत्री वाली जैसी प्रक्रिया, प्रोफिसी सूत्री वाली पार्ट जो है विश्वसनीयता के रूप में आता है। अब विश्वसनीयता का मतलब होता है जहाँ निगमन तरीका होता है, वहाँ जाहिर सी बात है विश्वसनीयता होगी। और निगमन का मतलब होता है कि पहले कोई रूल दिया गया हो और उस रूल के आधार पे सवाल लगाया जा रहा हो। ठीक है, तो रूल तो बेसिकली स्पीयरमैन वाले में तो मिल ही जाता है। ठीक है, रैंक वाले में रूल मिल जाते हैं। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो उसमें रूल आपको दिख जाएंगे। उसके बाद देखिए रिसर्च का एक और सवाल आपके सामने, कहा कि शोध के सोपान के रूप में व्यवस्थित करिए। आप जरा रिसर्च के स्टेप अगर आपको पता है, PhD कैग करके मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि प्रॉब्लम आप सबसे पहले, फिर हाइपोथेसिस, फिर डिज़ाइन, फिर आपका कलेक्शन, फिर एनालाइजेशन, फिर उसके बाद जनरलाइजेशंस, और फिर उसके बाद आपका रिपोर्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली अगर आपको पता है तो आप आसानी से इस सवाल को लगा भी सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इस प्रश्नों पर बात करता हूं, तो सबसे पहले आप देखेंगे समस्या का चयन आएगा, यानी 3 नंबर पर आएगा। अब यहाँ पर ढूंढ सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो बी में है वो पहले नंबर पर 3 दिया गया है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर ही लिया। तो उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर जो है परिकल्पना बना देंगे। फिर नंबर 4 पे देखिए आंकड़ों का संकलन कर लिया, एनालिसिस कर लिया। ठीक है, सॉरी कलेक्शन, एनालिसिस मतलब विश्लेषण होता है, कलेक्शन कर लिया आपने, और तत्पश्चात आपने क्या कर लिया, रिपोर्ट कर लिया। लास्ट में रिपोर्ट का पार्ट बन जाएगा। तो उस हिसाब से अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाना चाहिए प्लीज बताइए। सर ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सी कहाँ से होगा भाई, ऑप्शन तो बी होना चाहिए। ऑप्शन बी सर, बी। सर सेकंड बोला था। बी आएगा सर। बिल्कुल, ऑप्शन बी सेकंड आपका सही होगा। 45 एक लास्ट क्वेश्चन है इस सवाल का। उसके बाद आपके सामने परिच्छेद आ जाएंगे। परिच्छेद का मतलब गद्यांश आ जाएंगे, और गद्यांश का मैंने तरीका बता रखा, ट्रिक वगैरह, है ना, उस चीज़ को आप आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। आपने CSR के बारे में पढ़ा होगा, है ना। भारत में सबसे पहले CSR आया था कि नहीं आया था, मालूम होगा आपको। पूरे वर्ल्ड की बात अगर हम करते हैं तब भी भारत का सर्वोच्च स्थान आता है CSR में, है ना। तो कॉर्पोरेट, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा शब्दों को कहा गया है कि कॉर्पोरेट अपराध, है ना, कहा गया कॉर्पोरेशन, CSR नहीं है, सॉरी। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे कॉर्पोरेट अपराध कॉर्पोरेशन या व्यापार मंडल द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित है।
अच्छा देखिए यहाँ पे तो साफ शब्दों में सवाल ही कह दिया ना, कॉर्पोरेट अपराध जो है कॉर्पोरेशन से संबंधित, यानी इसका मतलब है कि अपराध है तो जाहिर सी बात है कि अपराधों से संबंधित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल आसान है, केवल यहाँ पे आइडेंटिफाई करके फिर अभी व्याख्या करेंगे, देखते हैं उसके बाद व्याख्या में। फिर उसके बाद आपके सामने क्या कह रहा है, कह रहा है कि कॉर्पोरेट अपराध अवैध कृत्य, कृत्य का मतलब कार्य होता है, वर्क टास्क होता है, ठीक है, जो संगठन और कॉर्पोरेशन के लक्ष्यों को और आगे बढ़ाने के इरादे के साथ किए जाते हैं, है ना भाई। जाहिर सी बात है, अगर कोई मान ली कॉर्पोरेट अपराध है, अवैध है, कार्य है, तो संगठन और कॉर्पोरेशन के लक्ष्यों को और आगे बढ़ाने के इरादे के साथ किए जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अपराध करने के लिए प्राथमिकता दे रहा हो। ये बेसिकली अगर बात करा तो ये अपराधों के संबंध में बात करने की बात कर रहा है ना। वहाँ पे चाहे वो सकारात्मकता पर बात करे, चाहे वो नकारात्मकता की बात करे, ठीक है। सकारात्मकता की बात करेगा तो इसका मतलब हो गया कि नकारात्मकता को कम करेगा, इसका मतलब यही है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सत्य है। अब बात आती है, क्या ये कॉर्पोरेट अपराध अवैध जो कार्य है, क्या ये संबंधित है कि कॉर्पोरेट अपराध कॉर्पोरेशन के द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित है? प्लीज एक बार बताएं, स्पष्टीकरण करें प्लीज। क्या यहाँ पर व्याख्या है? अरे भाई बोलिए तो सही, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? जी सर। सर व्याख्या नहीं है। यदि आप कह रहे हैं कि व्याख्या नहीं है तो फिर तो आप गलत जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर व्याख्या है, यहाँ पर व्याख्या है कि सर क्योंकि लगा कि कितना पढ़ रही व्याख्या है सर पहले में अपराध के बारे में है और दूसरा काम के बारे में है, तो बिल्कुल देखो यहाँ पर वही कहा गया कि पहले में जो है ये बताया गया, ए वाले में अभिकथन में कहा कि कॉर्पोरेट अपराध कॉर्पोरेशन द्वारा किए गए अपराध से संबंधित है। बात सही है। तो संबंध जो है, उन संबंधों को लेकर रीजन में बता दिया, है ना। संबंध मतलब कौन कौन से संबंध है, उन संबंधों को लेकर इसने क्या कर दिया, उसके रीजन में बता दिया। तो कहने का मेरा जो आशय है आप सबसे, यहाँ पर करेक्ट जवाब, यहाँ पर उसको रिलेट किया है, उसकी एक प्रकार से थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दी है। किसमें किसमें एक्सप्लेनेशन दे दी है? रीजन में। हाँ, रीजन में। बहुत बढ़िया जवाब आया। यहाँ सत्य जवाब आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ, देखिए ये आपको करना क्या होगा, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। तो मेरे कहने का आशा इसमें है कि 46 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको करना क्या होगा, ऐसे सवालों में आपको ना यहाँ पे पहले प्रश्न पर फोकस करना होगा। आपको करना क्या होगा, पहले आपको यहाँ पे प्रश्न पर फोकस करना होगा। जैसे मैं 1 2 3 सवाल करके दिखाता हूँ आपको। कहा कि निम्नलिखित में से किसे क्रियान्वित करने का प्रणाली का प्रयास करना चाहिए। तो क्रियान्वित करने का प्रणाली का प्रयास करना चाहिए, यह आपके सामने रहेगा। उसके बाद आप देखेंगे नीचे 4 ऑप्शन रहेगा। प्राथमिकता निश्चित करना, क्रियान्वयन, जेंडर समानता या उपर्युक्त सभी। अब आपको क्या करना है, इन प्रश्नों पर क्रियान्वित करने का जो प्रणाली का प्रयास किया गया, ये ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे गद्यांश पढ़ना होगा, ठीक है, ताकि आप इस प्रश्न का सही जवाब दे सकें। यदि मैं आपसे यहाँ पे पढ़ता भी हूँ, देखिए नीचे का थोड़ा सा, यहाँ देखिए सवाल में, सामाजिक न्याय प्रणाली में के अंतर्गत प्रत्येक एजेंसी को जेंडर समानता के कर्तव्य है ना, ठीक है। क्या कहा है, जेंडर समानता की बात की रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करता हूं तो ऑप्शन में आप देखेंगे ना, तो यहां अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो आप देखिए मिलेगा आपको जेंडर समानता, क्रियान्वित करने का प्रणाली का प्रयास करने चीज की अगर हम बात करते हैं तो यहां आप कह सकते हो जेंडर समानता, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही है। इस तरीके से ही आपको प्रश्न को ढूंढना पड़ेगा, तो आपको आसानी होगी। सवाल कहा कि सामाजिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक एजेंसी को जेंडर समानता के कर्तव्य को संपन्न करने के लिए पूर्व तैयारियां को प्राथमिकता के अनुसार अलग करना चाहिए, ठीक है। देखिए पहली बात तो यह है कि जेंडर समानता के कर्तव्यों को संपन्न करने के लिए ना, पूर्व तैयारियों को लेकर तो प्राथमिकता तब दोगे ना। अब यहाँ थोड़ी ना प्राथमिकता निश्चित करना, प्रणाली का प्रयास करना चाहिए, तो वो जेंडर समानता की बात होगी।
चाहिए, ना कि प्राथमिकता की। तो इसलिए आपको इस प्रश्न का मीनिंग समझकर जवाब देना पड़ेगा। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे प्रणाली सिस्टम बताया गया है? किसे प्रणाली सिस्टम बताया गया, ये क्वेश्चन नंबर 47 में है ना। अब देखिए अब यहाँ उसी में आंसर इसका मिल जाएगा आपको। यहाँ पर देखिए किसे बताया गया है ना। वैसे अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी अगर आप ढूंढेंगे तो इसमें आपको यहाँ नहीं मिलेगा, उसी लाइन में मिलेगा किसे बताया गया है। आप यहाँ पे देखिए साफ शब्दों में लिखा हुआ पहली लाइन पे कि आपराधिक न्याय प्रणाली। प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक एजेंसी को जेंडर समानता के कर्तव्य के रूप में संपर्क कर रहा है। तो इसका मतलब है ये प्रणाली किसके अंतर, ये प्रणाली है ना, तो इसी के अंतर्गत जेंडर समानता की बात हो रही है। तो आपराधिक न्याय प्रणाली होगा, ना कि जेंडर समानता होगा। यही कीवर्ड्स को समझना जरूरी होगा। और मैं इसलिए आप लोगों को ऑप्शन नंबर 47 वाले का क्वेश्चन का अगर मैं बात करूंगा तो बी वाले का चुनाव करूंगा। ये आपका बी वाला सही चला जाएगा। सुपुर्द का मतलब होता है डिलीवर। अब जैसे प्रणाली के संपूर्ण सेवा सुपुर्द, सर्विस डिलीवरी, डिलीवरी मतलब जो होता है वो सुपुर्द भी होता है। क्या होनी चाहिए? 4 ऑप्शन। पूर्व तैयारियां, प्राथमिक निश्चित करना, महिलाओं को सेवा की गुणवत्ता की बात 48 वाले का। अब देखो हम लोगों ने पूर्व तैयारी पहले उसमें देख लिया था, नहीं था, यहाँ पे देख सकते, देखो यहाँ पे लिखा हुआ पूर्व तैयारी, लेकिन ये समानता के कर्तव्य के सवाल में यहाँ पे सेवा सुपुर्द हमें ढूंढना होगा। और इस सेवा सुपुर्द में बात करेंगे तो देखिए प्राथमिकता लिखा है, इसलिए इसको एलिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्राथमिकता के अलग करने की बात कर रहा था इसमें। तो ऑप्शन जाहिर सी बात है आपका थर्ड वाला ही सही चला गया, क्योंकि फोर्थ वाले उपयुक्त तो सभी दिया हुआ है। तो अगर आप क्या करें, यहाँ पर देखिए सेवा सुपुर्द के रूप में अगर बात किया जा रहा है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप एलिमेंट के आधार पे इस सवाल को रिप्रेजेंट कर सकते हो सुपुर्द के परिपेक्ष में, सुपुर्द के परिपेक्ष में, ठीक है ना। तो यहाँ ऑप्शन थर्ड ही आपका सही चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का, क्योंकि जाहिर सी बात है सेवा प्रोवाइड। अगर अब देखो कारण ये कि अगर हमें पूरा अगर मैं पढ़ता, अगर इस गद्यांश का या परिच्छेद को अगर मैं पढ़ूंगा तो वह मीनिंग समझ में आ जाएगा, मतलब बात तो वही रहेंगी, लेकिन सेवा सुपुर्द मतलब सेवा को देना, सर्विस डिलीवर करना। तो पहले तैयारी के लिए अब सोचने वाली बात है, क्या मैं पहले सेवा तैयारी करने के लिए करूंगा या प्राथमिक निश्चित करने के लिए सेवा सुपुर्द करूंगा? नहीं, मैं महिलाओं को सेवा की गुणवत्ता को अच्छा बनाने का प्रयास करूंगा, ये मैं डिलीवर करूंगा, है ना। ये तीनों ऑप्शनों में सबसे बेटर ऑप्शन आपका सी वाला है, ठीक है। इस आधार पे आपको सवाल करना पड़ेगा। फिलहाल एक और सवाल देख लेते हैं 49 वाला भी। अस्पष्ट रणनीति किसे जो है किसे बनानी चाहिए? अस्पष्ट रणनीति तो अभिरक्षण केंद्र, महिला कारागार और फिर उसके बाद सरकार, है ना, ये आपके सामने है। अब देखिए सवाल आपको पता है कि रणनीति किसे बनानी चाहिए, रणनीति किसे बनानी चाहिए। अब देखिए तरीके से महिलाओं को सेवा पहुंचाते थे, यहाँ पे आपने देखा अभी लास्ट वाला क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे अमूल रूप से अगर मैं बात करूँ, अमूल चूक का मतलब होता है रेडिकल, है ना, रेडिकल होता है इसका मतलब, रूप में बदल देना चाहिए। सरकार को 6 महीनों के अंदर वर्तमान महिलाओं कारागारों में उपयुक्त भौगोलिक रूप से विक्षेपित मतलब छितरे हुए फैलाव, ठीक है, छोटे और बहुकार्यात्मक अभिरक्षण केंद्र 10 वर्षों के अंदर स्थापित करने या कर देने की स्पष्ट रणनीति को घोषणा कर देनी चाहिए। देखिए स्पष्ट रणनीति घोषणा कर देनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिल रहा है भाई प्रश्न पॉइंट में कि आरक्षण केंद्र को लेकर। तो मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ 49 वाले में, तो आप आसानी से यहाँ पे ढूंढिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ सवाल आपका एक अभिरक्षण केंद्र लिखा हुआ है और एक सी में लिखा हुआ है सरकार भी। महिला कारागार तो आपका एलिमेंट हो गया है, दो में से कोई एक है। फिर से सवाल को हम लोग पढ़ेंगे। सवाल कहता है कि स्पष्ट रणनीति किसे बनानी चाहिए, यह है क्वेश्चन। अब इसमें देखिए सवाल कहता है कि बहुकार्यात्मक अभिरक्षण केंद्र 10 वर्षों के अंदर जो है स्थापित कर देने के लिए स्पष्ट रणनीति की घोषणा कर देनी चाहिए। महिलाओं के लिए अभिरक्षणी सजा को केवल गंभीर और हिंसक अपराधियों को जनता के लिए खतरा है और इसके लिए बेसिकली आरक्षित किया जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए अगर मैं बात करता हूँ अभिरक्षण को लेकर, तो उस ऑप्शन में अभिरक्षण यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ कहा कि कार्यात्मक अभिरक्षण केंद्र है, कोई मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट है, कोई संस्था है, ठीक है, इस तरीके की बात किया गया इसमें। भौगोलिक रूप से छितरा हुआ फैला हुआ जो छोटे या बड़े या मल्टीपल जो टास्क हैं, जो फंक्शंस हैं,
उस केंद्र के माध्यम 10 वर्षों के अंदर जो है स्थापित कर देने के लिए स्पष्ट रणनीति की घोषणा कर देनी चाहिए। 10 वर्ष। अब ये घोषणा अगर आप सोचिए, यहाँ मैंने कोई रिलेट ये नहीं करा कि कोई राज्य, अगर यहाँ पे किसी राज्य अभिरक्षण केंद्र को मानकर लेकर चलता, किसी राज्य वगैरह को लेकर, तो सही होता। लेकिन यहाँ पे जो भी अभिरक्षण केंद्र संचालित होंगे तो स्पष्ट रणनीति किसे बनानी चाहिए, वो सरकार को बनानी चाहिए, सरकार को। हाँ वहाँ सरकार को, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर अभिरक्षण केंद्र को नहीं, अभिरक्षण केंद्र तो आ जाएगा सरकार के अंदर, तो सरकार के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा, इसलिए आपका तीसरा वाला पॉइंट यहाँ पे सही हो जाएगा। और देखिए महिला बंदीगृह का निर्माण करते समय स्पष्ट रणनीतियाँ क्या बताई गई हैं, अब यहाँ पर क्या बताई गई हैं, तो देखिए आप ऑप्शन में तो लिखा हुआ था ऊपर भौगोलिक विक्षेपण मतलब छितरा हुआ, फिर उसके बहुकार्यात्मक भी लिखा हुआ था, छोटे आकार भी लिखा हुआ था, तो मैं यहाँ पर कहूँगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी जाएगा वो सही चला जाएगा, उपयुक्त सभी 50 का सभी सही है, ठीक है, डी वाला ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न को लगाने पड़ेंगे, और आपको ऐसे जब लगभग मान चलिए कि अगर आपने दिन भर में 5 क्वेश्चन कर रहे हो पर डे, अगर आपने 30 दिन अगर इस तरीके से कर लिए तो ऐसे प्रश्नों में आपको दिक्कतें नहीं आने वाली हैं, ये 110% गारंटी के साथ मैं आप लोगों से कह सकता हूँ। बहुत आसान सा सवाल बनाया जाता है, ये यूजीसी नेट सोशल वर्क में बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है सोशल वर्क में, तो है ना, बहुत आसान होता है। इसके लिए मैं ट्रिक वगैरह भी आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग निश्चिंत रहेंगे, ठीक है। अब देखिए इसी के अंतर्गत मैं आपसे बातचीत करने चल रहा हूँ, एक हमारे सामने जो है थर्ड पेपर यहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं थर्ड पेपर की बात आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जरा एक बार ध्यान दीजिएगा। थर्ड पेपर में श्वेत वसन अपराध किस प्रकार के लोगों द्वारा किए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है और पढ़ा चुका हूँ। प्लीज इस सवाल का आप आसानी से जवाब मुझे। सर व्यवसायी को। सी। सर सी। ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को जवाब जो ऑप्शन नंबर थर्ड की तरफ झुकाव है, और आप सभी लोग सी का यहाँ पे जवाब भी दे रहे हैं, परंतु अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो इस सवाल का सही जवाब बेसिकली आपका बी ऑप्शन सही होगा, है ना। देखिए मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को पता भी होगा श्वेत वसन अपराध किसे कहते हैं। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रों के उच्च पद पर कोई आसीन वे लोग हैं जो अपने लाभ के लिए कानून तोड़ते हैं, परंतु अपने उच्च पद और ऊंची पहुंच के कारण कानून की पकड़ में नहीं आ पाते हैं, जैसा कि आप सबको पता भी होगा। तो उसी संबंध में श्वेत वसंत या श्वेत वसन या सफेद पोश अपराध कहा जाता है। तो एक लाइन में परिभाषा सुनिएगा मेरी, कि सफेद पोश अपराध वह अपराध है जो अहिंसक अपराध के अंतर्गत जाना जाता है, जो प्रायः धन या संपत्ति प्राप्त करने या खोने से बचने के लिए या व्यक्तिगत या व्यावसायिक लाभ या व्यक्तिगत या दो शब्द व्यक्तिगत या व्यावसायिक लाभ प्राप्त करने के लिए छल या छिपाने के द्वारा किया जाता है, उसे हम लोग श्वेत वसन अपराध कहते हैं। और ये बात सदरलैंड ने दी थी, कॉन्सेप्ट 1939 में, किताब 1940 में, और ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? प्लीज एक बार स्पष्टीकरण करिएगा प्लीज। हाँ जी सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर देखिए, और DSSB के बच्चे, इस सवाल को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर भी चुका हूं। और सवाल आपके सामने क्या कहता है? कहता है कि सर्वाधिक अपराधों को निम्नलिखित में से किस एक से संदर्भित किया जा सकता है। अब जानना अत्यंत आवश्यक है इसकी इंग्लिश देखना, है ना। प्लीज एक बार इसकी इंग्लिश भी देखिएगा आप सभी लोग, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके परीक्षा में पूछे ही जाते हैं।
तो प्लीज़ आप सभी लोग ऐसे प्रश्नों को ध्यान रखें क्योंकि ये प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ पहले ऑप्शन को लेकर, माला इनसे कहा गया है पहले ऑप्शन को। आपको बता दूं कि ये होता क्या है इसके बारे में भी, ये एक प्रकार से क्रिमिनोलॉजी का ही एक पार्ट है। ये किसका पार्ट है? ये क्रिमिनोलॉजी का ही पार्ट है। और इस संदर्भ में आप ध्यान रखिएगा, इसे मालूम इनसे भी कहा जाता है, माला इनसे को। इसका मतलब है लैटिन वाक्यांश में गलत या अपने आप में बुराई, गलत या अपने आप में बुराई। नोट करिएगा प्लीज आप सभी लोग अपनी कॉपी पर भी ऐसे तथ्यों को। इसका मतलब क्या है? गलत या आप कह लीजिए अपने आप में बुराई, अपने आप में बुराई कह लीजिए। इस वाक्यांश का उपयोग ऐसे आचरण को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिसे स्वभाव से पाप पूर्ण या स्वाभाविक रूप से गलत माना जाता है, गलत माना जाता है। ठीक है, जो आचरण को नियंत्रित करने के लिए नियमों में या नियमों से स्वतंत्र होता है। तो गलत या अपने आप में बुराई को दर्शाता है। तो संवैधिक अपराधों को निम्नलिखित में से किस एक को संदर्भित करता है? मालम इनसे कहा जाता है और मालम प्रोहिबिटम एक शब्द है, या मालम प्रोहिबिटम से अलग है जो उन कृत्यों को संदर्भित करता है। लेकिन मैं आपको यहां पर बता दूं, केवल ये बेसिकली इसलिए गलत है क्योंकि वे कानून द्वारा निर्दिष्ट होता है। किसके द्वारा? कानून द्वारा। अगर कोई चीज निर्दिष्ट होता है, किसके द्वारा? कानून द्वारा। कानून में उसका आचरण को संदर्भित अगर कर रहा है जो केवल कानून के आधार पर एक गैर कानूनी कार्य का गठन कर रहा हो, तो उसे प्रोहिबिटम शब्द कहते हैं। तो संवैधिक अपराधों को निम्नलिखित में से किस एक को संदर्भित कर सकते हो? क्या आपका प्रोहिबिटा वही बोला जाता है प्रोहिबिटम को, क्या मैं इस बात को सत्य कह सकता हूं कि जो कानून से वो संविधिक से संबंधित होगा? प्लीज आप हाँ सर, ठीक सर। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और मैं आपसे बता दूं कि सार्वजनिक कल्याण अपराध मालम प्रोहिबिटम अपराधों का एक उप समूह है, क्योंकि वो जनरली एक नेचर में नियामक होता है ना। और इस कंडीशन में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो कानून से संबंधित है, इसका उपयोग कानून के परिप्रेक्ष्य में होता है। और मैं आप लोगों से कहूंगा कि ऑप्शन नंबर बी ही सही है, लेकिन और भी ऑप्शन है, प्लीज उन ऑप्शनों को भी देखना अत्यंत आवश्यक रहेगा आप सबके लिए। जैसे एक ऑप्शन आपके सामने अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो एक्टस रियस शब्द यूज होता है, एक्टस रियस शब्द रिलेट होता है। और इसका मीनिंग क्या होता है, पहले अगर मीनिंग जान जाएंगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। देखिए, एक्टस रियस शब्द जो होता है इसका मतलब है ऐसे कार्य या चूक से जिसमें कानून द्वारा अपेक्षित अपराध के भौतिक तत्व शामिल होते हैं, एलिमेंट शामिल होते हैं। तो जब कभी प्रश्नों में तत्व लिखा होता है ना, तो भी ये ऑप्शन सही होता है, अदरवाइज ये सत्य ही नहीं होता है। तो एक्टस रियस में केवल स्वैच्छिक सकारात्मक कार्य और कार्य करने में विफलता शामिल है जो आपराधिक रूप से निर्दिष्ट परिणामों का कारण बनता है। मान लीजिए कि यदि कोई चोर किसी पीड़ित के शरीर में बंदूक तान दे और कहे, है ना, या तो पैसा या तो जान, है ना, तो बंदूक तानना क्या हुआ? यहां बंदूक तानना एक्टस रियस हुआ, बंदूक तानना अपराध है ना, अनैच्छिक कार्य। तो अनैच्छिक कार्य में एक्टस रियस आवश्यकता को पूरा नहीं करता है ना। और यहां पर बेसिकली जो स्वैच्छिक शारीरिक हरकतें होती है ना, एलिमेंट हो गया ना हरकतें, तो वो एक्टस रियस के अंतर्गत आता है।
अब यहाँ पे कोई संवैधिक अपराधों में ऐसा शब्द रिलेट नहीं कराया गया है, स्वैच्छिक शारीरिक हरकतें। अगर ऐसा रिलेट होता तो मैं आपको ऑप्शन सी को बताता, नहीं रिलेट है इसलिए मैं इस चीज को नहीं बताना चाहता हूं। और देखिए मेंस रिया आपराधिक इरादे को संदर्भित करता है। जैसे कि आपने लास्ट जब पेपर देख रहे थे, सेकंड वाले में 50 क्वेश्चन में मैंने करवाया है, उसमें 2 क्वेश्चन आए हुए थे, एक दो तीसरे ऑप्शन में भी यहाँ पे आ रखा है। तो आपराधिक इरादे को संदर्भित करता है। इसका मतलब होता है दोषी मन रिया या मेंस रिया का मतलब, मेंस रिया एक बहुवचन शब्द होता है ना, और इस शब्द में रिलेट होता है यहाँ पर। तो मेरे कहने का आशय, इस शब्द को जरूर ध्यान में रखेंगे प्लीज आप सभी लोग। मेंस रिया के बारे में इसके नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, वहां से भी जाकर आप लोग देख सकते हैं, है ना, किस तरीके से अपनी भूमिका ये निभाता है। एक प्रकार का एलिमेंट है, ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे, है ना। मान लीजिए अपराध करते समय किसी व्यक्ति के मानसिक तत्व या मन की स्थिति को जब संदर्भित कर दे, आपने मन बना ही लिया कि चोरी करना ही है, अपराध करना ही है, जब वहाँ पे मानसिक और मन की स्थिति बन गई तो अक्सर ऐसा दोषी मन के रूप में रिप्रेजेंट होता है, उसी दोषी मन को ही मेंस रिया कहा जाता है। ठीक है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्य प्रतिरोध हुआ है? राज्य प्रतिरोध हुआ है, ये ऑप्शन आपके सामने है। प्लीज जवाब नहीं पता बताइए। हेलो सर नहीं सर, क्वेश्चन ही समझ आ रहा है। क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, ओके चलिए कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन मैं समझाता हूँ। सवाल आपसे क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से राज्य में राज्य प्रतिरोध। आप देखते हैं भारत में विभिन्न जो निम्न राज्य हैं, जैसे किसी जगह पे आप सुनेंगे कि उग्रवाद, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, जातिगत हिंसा, आप इस तरीके की चीज़ें सुनते हैं। तो चुनौतियों से ये एक प्रकार से चुनौतियां हो जाती हैं राज्य प्रतिरोध के लिए, है ना, राज्य प्रतिरोध के लिए। तो मेरे कहने का जो तात्पर्य यहाँ पर आप सबके सामने रिप्रेजेंट हुआ है ना, सिंपल शब्दों में मैं आप लोगों से कह सकता हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से इस शब्द के अंतर्गत चीज़ों को मेंशन किया गया है। और यहाँ मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये पॉजिटिव शब्द ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर कोई शब्द याद भी रखना है तो ये 2014 का पेपर था, राज्य प्रतिरोध के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा जो भूमिका देखने को मिली थी राज्य को लेकर या उसके उल्लंघन को लेकर, तो वो उस समय जो 2014 में झारखंड था। अगर अब पेपर में आएगा तो नाम लगाएंगे नागालैंड पहले नंबर पर, और सेकंड नंबर पर आप नाम लगाएंगे सभी लोग मिजोरम। सर किस उसमें राज्य प्रतिरोध हुआ था? ये राज्य प्रतिरोध किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर बात नहीं किया, अवांछनीय क्रियाओं पर वो लिखा होता पेपर में। अगर आप जिस जो पूछ रहे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे लिखा होता, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। और ये कोई भी वहाँ पे अवांछनीय या नकारात्मक कार्य राज्य को लेकर रिप्रेजेंट कर सकता है ना, किसी भी नकारात्मक कार्य को लेकर। ठीक है, तो ये राज्य प्रतिरोध का शब्द बनाया जाएगा। यहाँ पर अगर लिखा होता कि अगर आतंकवाद पूछा है या उसके बारे में पूछा है तो उन संदर्भ में दर्शाता प्रतिरोध। और प्रतिरोध तो मुझे मालूम है कि आप सब जानते हैं भली भांति तरीके से कि प्रतिरोध उन सामग्रियों के गुणों को संदर्भित करता है जो बेसिकली एक प्रकार से किसी क्रियाओं को लेकर उनकी प्रवाह को लेकर एक प्रकार की अनुमति दे रहा हो, एक प्रकार से अनुमति दे रहा हो। तो उन संदर्भ में प्रतिरोध जैसे शब्द रिप्रेजेंट होता है और वहाँ पे आप रिलेट करा दीजिए राज्य को लेकर। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला बन जाएगा, झारखंड। निम्नलिखित में से किस चिंतक को जनसंख्या विस्फोटक की देखिए
अभी अभी मैंने आप लोगों को एमपीपीएससी, देखिए एमपीपीएससी का क्वेश्चन अभी है। सर मालथस। माल्थस जवाब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का। बिल्कुल सही जवाब आपने माल्थस दिया है, यदि ऑप्शन नंबर आपने ए का चुनाव किया है तो, है ना। अभी मैंने हाल ही में पढ़ाया था, नोट्स देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है साफ शब्दों में। किसने अंग परखहीनता का प्रयोग आपराधिक व्यवहार के मूल कारणों के रूप में दर्शाया है? क्वेश्चन नंबर 4, विद्वानों का नाम है, बताइए। ऑप्शन तो बता ही सकते हैं आप कोई ना कोई तो। बी क्रेशमर, नो। देखिए, आपराधिक व्यवहार को जैविक की व्याख्या देने वाला अगर कोई विद्वान था तो वो नाम आ जाता है सिजारे लैम्ब्रोसो का, है कि नहीं? पढ़े हो आप लोग, इसमें कोई दोहरा नहीं है। यदि अंग परखहीनता की बात होती है, अंग परखहीनता जानते हैं क्या होता है? सर नहीं। नहीं जानते। जैसे मैंने अगर अंग परखहीनता की बात कर रहा हूं तो व्यक्ति के व्यवहार में जैसे जलन, प्रतिरोध, क्रोध, विवाद, झगड़े, अवसाद, मानसिक और शारीरिक पीड़ा जैसी समस्याएं जब बढ़ने लगती हैं तो उन संदर्भ में हम लोग क्या बोलते हैं? अंग परखहीनता। यही बोलेंगे ना? बोलिए भाई। बिल्कुल, जब मैं कहूँगा कि क्रोध, विवाद, झगड़े, अवसाद, मानसिक शारीरिक तरीके से अगर आप प्रताड़ित कर रहे हैं किसी को तो ये शब्द क्या शब्दों में रिलेट होगा? अंग परखहीनता के रूप में रिलेट होगा, है ना। और मैं आपसे कहूँगा कि अंग परख दोष, है ना, शब्द रिलेट कराने वाला विद्वान हंटन था। ऑप्शन नंबर 3 था। आप देख लीजिए, इंग्लिश में लिखा रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ओके, हाँ, आप यहाँ पे देख लीजिए। क्लियर है? और भी इसमें स्पष्टीकरण करने की जरूरत है मुझे, बताइए तो मैं कर सकता हूँ। अंग, जहाँ आपको इंफेरेटरी ऑर्गन्स को लेकर या फिजिकल कंपोजिशन को लेकर अगर आप अध्ययन करते हो तो उन संदर्भ में ये शब्द जो है बेसिकली मेंशन होता है। समझ गया? वास्तविक या काल्पनिक असमानता या अंग के कार्य या संरचना के बारे में नकारात्मक भावनाओं के परिणाम स्वरूप दूसरों की तुलना में कमतर या किसी तरह से कमतर होने के भाव जब दर्शाता है तो उस संदर्भ में ये नाम आता है, और वहाँ नाम हंटन का ही आएगा। हुंटन भी इनको कहते हैं। इनमें बहुत नाम आते हैं। एक नाम अल्फ्रेड एडलर का भी नाम आता है। एडलर तो है ही नहीं ऑप्शन में इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6, इसी के नीचे, व्यक्तित्व विकास में सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सर बंडूरा। ओके, पर्सनालिटी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 6 में आप आसानी से जवाब दे सकते थे यहाँ पर कि जो जाएगा वो साइकस का नाम आएगा। सर क्वेश्चन नंबर 6। अरे सॉरी, बंडूरा जाएगा।
आउटसाइडर्स शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? सर साइकस। ये साइकस का नाम आ जाएगा। अब देखिए यहां पर ये होता क्या है, इसको जानना अत्यंत आवश्यक है। देखिए ये एक किताब है, ये एक बेसिकली क्या है, बुक है। और बुक का नाम बेसिकली क्या रखा गया, आउटसाइडर, बाहरी व्यक्ति कहा गया। इसका मतलब यही था, जो रिलेट करता है क्रिमिनोलॉजी के शब्दों को। नाम आएगा यहाँ पर किस विद्वान का, तो आप बता सकते हो साइकस एक पर्सन है, उसके अंतर्गत ये किताब का नाम हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। अपराध के बारे में दिया गया है इस किताब में। मैसोकिज्म पद से किससे और किसने द्वारा सुख प्राप्ति का भाव, सुख प्राप्ति का भाव व्यंजित होता है? चार ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। सर ऑप्शन बी। स्वयं को पीड़ा पहुंचाने। एक मिनट अंडर साइकस नहीं, बेकार का नाम लगाइएगा, बेकार है ना। इसका नाम जो दर्शाया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, अगर बात करता हूँ सेवेंथ था ना क्वेश्चन नंबर कितना है? 7 था आउटसाइडर। 7 था। बिल्कुल। अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो यहाँ पे हट्टन का भी नाम आता है, हट्टन है भी नहीं। हट्टन आउटसाइडर में नोवेल है, ये उपन्यास है, ये है ना, ये उपन्यास है। मुझे लग रहा है इस किताब का आंसर बेसिकली जो है S.E. हिंटन का नाम आता है। इस पे आप मैं लगा के देख लूँगा। बेसिकली आप लोग ना एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। एक किताब जो है यहाँ पर आउटसाइडर की बात मैं कर रहा हूँ, आउटसाइडर का S.E. जो है हिंटन का नाम, और सन 1967 महिला है ये, इनकी किताब आया है। ये किताब यहाँ पे बेकर का नाम बेसिकली मेंशन किया गया है इस ऑप्शन में, और बेकर बेसिकली यहाँ पे करेक्ट जवाब मेरे हिसाब से नहीं। ठीक है, ये था गलत क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, फिलहाल मैं इसको एक बार दोबारा से चेक करूँगा, रीचेक, है ना। चलिए आप बताइए क्वेश्चन नंबर 8 में। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ओके। देखिए मैसोकिज्म शब्द जानते हैं क्या होता है? नहीं सर। नहीं। देखिए ये एक, अगर मैं बात करता हूँ मैसोकिज्म पद जो है सैनिक होता है ना, सैनिकों का। और पदोन्नति की बात की गई, सुख प्राप्ति का भाव वंचित करता है, स्वयं को पीड़ा पहुंचाना, धन संचय करना, ऑप्शन में भी दिया हुआ है, और लोकप्रियता प्राप्त करना, लोकप्रियता प्राप्त करना। आपसे कह रहा है कि मैसोकिज्म पद, जहाँ पे सैनिकों का एक पद हो रहा है, किसके द्वारा सुख प्राप्ति का भाव इंगित होगा, संकेत होगा। व्यंजित का मतलब होता है संकेत करना, है ना। और सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी हो, स्वयं को पीड़ा पहुंचाना, या शीपीडन शब्द जो रिलेट कराया गया है, इन शब्द को बोला जाता है, शीपीडन शब्द को, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही माना जाएगा यहाँ पे। पोलोग्राफ किसकी कार्यशीलता में योगदान है? पोलोग्राफ जो
जानते होंगे, इसके बारे में बता पाएंगे झूठ पकड़ने वाला है। जी? पुलिस की कार्यशीलता में है। देखिए आगे, एक सैंडिज्म पद से किस प्राप्ति का भाव संकेत होता है? सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। हेलो, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? अभी दो पिछले 2 क्वेश्चन में डीएसए रुक रुक के आ रही थी। जी सर। सैंडिज्म पद से किससे या किसके द्वारा सुख प्राप्ति का भाव व्यंजित होता है? दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए 11 नंबर का। यातायात उल्लंघन में अर्थदंड और यातायात अनुशासन में सुधार के बीच संबंध का परीक्षण करने के लिए आप किस प्रकार का अध्ययन परिकल्पित करेंगे या अभिकल्पित करेंगे? बताइएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 11, वर्णनात्मक होगा ना, किस प्रकार का अध्ययन, बीच का संबंध को लेकर परीक्षण करना, डिस्क्रिप्टिव होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग, ठीक है। कल आप सबकी जो है अपनी निर्धारित समय पे जो भी क्लास है मैंने